गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो। कल की क्लास रिवाइज करी? कल की क्लास रिवाइज करी? हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन। क्या चल रहा है? नाउन। सबसे पहली बात जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था वो क्या था? नाउन। ठीक है। हाँ। कल की क्लास में हमने सबसे पहले बात करी थी नाउन क्या होता है। ठीक है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलो, दूसरी बात, हमने समझने की कोशिश करी थी कि नाउन को किसी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है। नाउन को किसी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है, तो पहचानने के लिए हमने 3 क्वेश्चंस रखे थे। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे? वो 3 क्वेश्चंस थे, पहला था हु, दूसरा था व्हाट, और तीसरा था हु। नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चंस हमने रखे थे। वो 3 क्वेश्चंस थे हु, व्हाट और हुम। जब हम हु की बात करते हैं तो हु पर्सन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। व्हाट की बात करते हैं तो नाउन को फाइंड करने के लिए व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। हुम की बात करते हैं तो हुम भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। है भाई। ये जो हु है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और हुम है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्लियर है मेरी बात? व्हाट की बात करते हैं तो व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में बताता है। व्हाट की जब बात करते हैं तो व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में बताता है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जहां हमने नाउन को पहचानने के लिए इनका यूज किया था। मेरी बात क्लियर है? चलो, तो मैं 2 छोटे छोटे सेंटेंस लिखूंगा। उसमें आज आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। उसमें आपको आज नाउन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन पहला, करण विल कम टुमारो। टुमारो नेवर कम्स। ये 2 सेंटेंस हैं। ये 2 सेंटेंस हैं। इसमें हमको क्या करना है? नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को पहचानना है। अब नाउन को पहचानने के लिए हमको करना क्या है? नाउन को पहचानने के लिए हमको अपनी लिखी हुई वर्ब से वो तीनों क्वेश्चंस पूछने हैं, एक एक करके। ठीक है। वो तीनों क्वेश्चंस क्या करने हैं? पूछने हैं। बोले 3 क्वेश्चंस क्या थे? 3 क्वेश्चंस थे। एक था हु, दूसरा व्हाट, और तीसरा हु। क्लियर है मेरी बात? तो पहले सवाल की अगर हम बात करें, पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो पहला सेंटेंस लिखा है करण विल कम टुमारो। करण विल कम टुमारो। यहां पर इस विल की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में जब 2 वर्ब होती हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है। यहां पर इस कम की बात करें तो ये मेन वर्ब है। क्या है भाई? मेन वर्ब है। एक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है। बोले करण एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? करण आने का एक्शन कर रहा है। करण आने का एक्शन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब यहां पर मैं अगर इससे पूछूं कि हु विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, बोले कौन आएगा, कौन कल आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कौन है हु, उसका आंसर निकल के आएगा करण। क्या निकल के आएगा? करण। इस सेंटेंस में करण क्या है? बोले नाउन है। इस सेंटेंस में करण क्या है? बोले नाउन है। मेरी बात समझ में आई? इस सेंटेंस में जो करण है वो क्या है? नाउन है। करण आएगा कल। करण आएगा कल। हु का आंसर मिला हमें करण। करण हो गया नाउन। आंसर किसका मिला हमें? हु का। क्लियर है मेरी बात? अब करण विल कम, करण आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? किसको आएगा? हमें इन दोनों के आंसर नहीं मिले। क्या का और किसको का आंसर हमको नहीं मिला। भाई देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करण कर रहा है, करण कर रहा है। करण के बाद लिखी हुई ये वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा हुआ ये जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या ऑब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरी चीज होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये हमें आंसर किसका देगा? बोले या तो व्हाट का देगा या हुम का देगा। भाई व्हाट और हुम से ही तो हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट और हुम से ही तो आइडेंटिफाई करते हैं। अब करण आएगा, बोले व्हाट, कोई आंसर नहीं मिला हमें। करण आएगा, क्या आएगा? करण आएगा, किसको आएगा? मिला? नहीं मिला। यहां पर अगर इस टुमारो के आंसर को फाइंड करने की कोशिश करें तो यहां पर आंसर निकल के आएगा कब का। बोले करण आएगा, कब आएगा? कल आएगा। मेरी बात समझ में आई? करण आएगा, कब आएगा?
कल आएगा। आंसर किसका मिला हमें यहाँ पे? आंसर मिला हमें यहाँ पर वैन का। किसका आंसर मिला? वैन का। और वैन का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए तो दो ही शब्द है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में फाइंड करना है तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए तो दो ही शब्द है, एक व्हाट और दूसरा whom। आंसर किसका मिला हमें यहाँ पे? वैन का। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो टुमारो है ये वैन के आंसर की वजह से क्या बन गया? यहाँ पे एडवर्ब बन गया। क्या बन गया भाई? एडवर्ब बन गया। तो पहली बात हमें एक पता चली कि अगर हमें सेंटेंस में वैन का आंसर मिल रहा है तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो नाउन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो नाउन नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन करते हैं, नहीं करते हैं? हमने फंक्शंस की बात करी थी कल। हमने कल फंक्शंस की बात करी थी। फंक्शंस क्या थे? बोले सब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है नहीं करता है भाई? तो यहाँ पर ये जो टुमारो है वो क्या काम कर रहा है? बोले ये जो टुमारो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में केवल एक ही नाउन है। वो नाउन क्या है? वो नाउन है करण। क्यों? क्योंकि हमको आंसर किसका मिला है? हु का। और हु का आंसर कौन होता है? बोले हु का आंसर होता है, हु का आंसर होता है पर्सन, और वो होगा नाउन। क्या होगा भाई? नाउन। दूसरे सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें, टुमारो नेवर कम्स। अब यहां पर ये जो टुमारो है वो एडवर्ब है। क्या आप बता सकते हैं यहां पर ये जो टुमारो है वो क्या फंक्शन कर रहा है? टुमारो नेवर कम्स। अगर मैं क्वेश्चन करूं, ये जो टुमारो है वो नॉन लिविंग है, मान के चलो, ठीक है भाई, कल की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्वेश्चन पुटअप करेंगे, व्हाट नेवर कम्स? टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता? कल कभी नहीं आता। तो यहां पर जो आंसर मिला मुझे, किसका मिला? व्हाट का। और व्हाट का आंसर क्या होता है? बोले व्हाट का आंसर होता है नाउन। व्हाट का आंसर क्या होता है? नाउन। अब देखो, एक ही वर्ड है, दोनों के दोनों सेंटेंस में फंक्शन अलग अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फंक्शन अलग अलग कर रहा है। एक ही वर्ड है, दोनों के दोनों सेंटेंस में फंक्शन अलग अलग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक लिखे हुए शब्द को सेंटेंस में यूज नहीं करते, जब तक लिखे हुए शब्द को सेंटेंस में यूज नहीं करते, तब तक हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन नहीं कर सकते। यहां पर ये जो टुमारो है वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। यहां पर ये जो टुमारो है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन को तीन शब्दों का यूज किया था। बोले पहला व्हाट, दूसरा हु, और तीसरा whom। हु पर्सन के लिए यूज किया जाता है, whom पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? चल, अब मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आपको नाउन को फाइंड करना है। क्लियर है मेरी बात? चल, यहां लिख देता हूं। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू द सिनेमा। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम टू द सिनेमा। आपके पास तीन क्वेश्चन है, ठीक है? आपके पास तीन क्वेश्चन है। वो तीन के तीन क्वेश्चंस को इस सेंटेंस में पुट करके देखो, रख के देखो, और जहां हमें उन तीनों का आंसर मिलेगा वो उस सेंटेंस का नाउन होगा। वो उस सेंटेंस का क्या होगा? नाउन होगा। मेरी बात समझ में आई? अभी तक हमने छोटे सेंटेंस को समझने का काम किया था, ठीक है? तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए वो छोटे सेंटेंस तो आएंगे नहीं पेपर में। पेपर में तो हमारे पास बड़ा सेंटेंस आता है, उसको कैसे ब्रेक करेंगे? उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू द सिनेमा। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, बोले उसके पिताजी को पसंद नहीं है। उसके पिताजी को पसंद नहीं है। मेरी बात समझना, किसको पसंद नहीं है? उसके पिताजी को। किसको पसंद नहीं है? उसके पिताजी को। यहां पर आंसर किसका मिला? हु। हु का। हु का। हुम का आंसर तो ऑब्जेक्ट होगा। हुम का आंसर तो ऑब्जेक्ट होगा भाई। हु और हुम दोनों का मतलब किसने, किसको, किसे, कौन, यही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मुझे पहला जो आंसर मिला वो क्या मिला? पहला आंसर मिला मुझे हिज फादर। क्या मिला भाई? हिज फादर।
फादर को अगर डिस्क्राइब करें तो फादर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि हमने नाम दिया है, हमने नाम दिया है, तो फादर क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन से पहले ये जो हिज लिखा हुआ है वो क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। हमने बेसिक में पढ़ा था, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। अब ये जो एडजेक्टिव है वो पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। भाई उसके पिताजी, तो पिताजी पे उसका अधिकार है, पिताजी पर उसका अधिकार है, पजेशन है। तो यहाँ पर ये जो हिज है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी कौन सा है? ये पजेसिव। क्लियर है? यहाँ पर डिड नॉट लाइक, डिड की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है। भाई दो वर्ब है इसमें, एक तो डिड हो गई, दूसरी लाइक हो गई है। भाई इसमें जो लाइक है वो क्या है? बोले मेन वर्ब है। उसके पिताजी को पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, जाना पसंद नहीं है, जाना पसंद नहीं है। तो मैं अगर इस सेंटेंस को देखूं, हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट? हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट? उसके पिताजी को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? जाना पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? जाना पसंद नहीं है। तो ये जो गोइंग है वो हमें आंसर किसका दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है भाई? व्हाट का। मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे कि सर ये जो गोइंग है ये तो वर्ब है। गोइंग तो वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ यूज की जाती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ यूज की जाती है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब है? आंसर किसका दे रहा है हमें? व्हाट का आंसर दे रहा है। और व्हाट का आंसर क्या होता है? नाउन होता है। व्हाट का आंसर क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग गोइंग को डिफाइन करें तो गोइंग क्या हो गई? नाउन हो गई। अब आप कहेंगे सर गोइंग वर्ब होती है। गोइंग वर्ब तब होती है जब इससे पहले कोई बी की फॉर्म हो। बात समझ में आई? कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो इज आर एम लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो वॉज वर लगाएंगे। लगाते नहीं लगाते? अब बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग, यही तो होती है। हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था। बोले बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर वॉज वर, यही तो होती है। लेकिन इससे पहले तो कोई बी की फॉर्म है ही नहीं। इसका मतलब ये वर्ब तो नहीं हो सकती, वर्ब तो नहीं हो सकती। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है भाई? नाउन है। आंसर किसका दे रही है? अब ध्यान से देखो, उसके पिताजी को पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है कि उसका जाना पसंद नहीं है? उसका जाना पसंद नहीं है। तो उसके पिताजी को पसंद नहीं है क्या? जाना। कहां? सिनेमा। अब ये जो टू द सिनेमा है ये पूरा का पूरा आंसर दे रहा है हमें वेयर का। किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। दे रहा है नहीं दे रहा है? बोले उसके पिताजी को पसंद नहीं है उसका सिनेमा जाना। तो कहां जाना पसंद नहीं है? सिनेमा जाना पसंद नहीं है। अब सिनेमा की बात करें तो सिनेमा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? नाउन है। भाई नाम दिया है हमने सिनेमा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है वो? बोले नाउन है। अब नाउन यहां पर इस प्रेपोजिशन के साथ मिलकर वेयर का आंसर दे रहा है तो ये क्या हो गया? बोले ये हो गया यहां पर एडवर्ब। क्या हो गया भाई? एडवर्ब। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया यहां पर? एडवर्ब। अब यहां पर इस गोइंग से पहले ये जो हिम लिखा है, क्या ये सही है? सोच के देखो, इस गोइंग से पहले ये जो हिम लिखा है वो क्या ये सही है? बच्चे कह रहे हैं सही है? तो आप मुझे बताओ ये जो हिम है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? एडजेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में भी बात करें तो ये प्रोनाउन है। क्या है भाई? प्रोनाउन है। भाई ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है कि नहीं होता है? तो वो प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात सोचो, क्या नाउन से पहले कभी कोई प्रोनाउन यूज होता है क्या? क्या नाउन से पहले कभी कोई प्रोनाउन यूज होता है? भाई प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं? प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर करते हैं। नाउन से पहले तो नहीं करेंगे, नाउन से पहले तो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये नाउन है तो यहां पर हमको इस हिम को हटाकर यहां लिखना पड़ेगा हिज। क्या लिखना पड़ेगा? हिज लिखना पड़ेगा। हिज अगर हमने यहां लिख दिया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। कौन से कैटेगरी का? पजेसिव केस का। कौन से कैटेगरी का? पजेसिव केस का। तो ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया भाई यहाँ पे? एडजेक्टिव। मेरी बात समझ में आई? अब जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? भाई उसके पिताजी को पसंद नहीं है उसका जाना कहाँ? सिनेमा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिनेमा जाना पसंद नहीं है, सिनेमा जाना पसंद नहीं है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि सेंटेंस में लिखा हुआ कोई भी शब्द वर्ब हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है। बोले नाउन यहाँ पर सिनेमा था, यहाँ तो एडवर्ब का काम कर रहा है। नाउन ये यहाँ पे टुमारो एडवर्ब था, यहाँ पर ये जो टुमारो था वो एडवर्ब था, यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है। तो फंक्शंस
फंक्शंस को अगर हमें समझना है तो हमको उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट से, हुम से और हु से। जो आंसर व्हाट का, हु का और हुम का मिलेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा भाई? नाउन होगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ कोई डाउट है किसी को? चलो, तीसरी चीज हमने क्या समझी थी? तीसरी चीज हमने समझी थी फंक्शंस ऑफ नाउन। भाई नाउन क्या काम करता है? बोले सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है? ये कल की बात थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ा था। बोले टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, ठीक है। उसमें हमने पहली कैटेगरी को समझने का काम किया था। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम होता है किसी पर्सन का, थिंग्स का या किसी प्लेस का। पर्टिकुलर नेम होता है, मतलब उसका है, किसी और का नहीं हो सकता। वो जो नाम है वो उसका है, किसी और का नहीं हो सकता। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है? बोले प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेशल नेम होता है किसी पर्सन का। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने एक बात समझी थी। बोले पहली बात क्या थी कि प्रॉपर नाउन जो लिखा जाता है वो अपर केस में लिखा जाता है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है भाई? जैसे मैं अगर यहां पे लिख दूं द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। बोले बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो इस सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें तो एक तो बिहार और एक पटना, ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है। ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है क्योंकि उनका स्पेसिफिक नेम है। भाई किसी प्लेस के नेम है कि नहीं है? भाई बिहार स्टेट है, स्टेट का नाम है। अब बिहार कोई दूसरा जगह, दूसरा नाम तो नहीं है। तो बिहार पर्टिकुलर नेम हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये जो बिहार है ये लिखा किस में जाएगा? इसका जो बी है वो किस में बनेगा? कैपिटल में। भाई इनिशियल जो लेटर होगा किसी भी प्रॉपर नाउन का वो स्टार्ट होगा अपर केस से, होगा नहीं होगा? यहाँ पर ये जो पटना है ये भी तो प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर है। भाई स्पेशल है, स्पेसिफिक है कि नहीं है? इसका मतलब इसका भी जो पी है वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल से। क्लियर है मेरी बात? दूसरी बात, प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करते हैं इन जनरल। इन जनरल मतलब सामान्यतः नहीं करते हैं, सामान्यतः नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी प्रॉपर नाउन को यूज किया है एज अ कॉमन नाउन, कल की बात याद है? अगर हमने किसी भी प्रॉपर नाउन को यूज किया है एज अ कॉमन नाउन तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन द का यूज करते हैं। अब ए एन का यूज इंडेफिनिट के लिए करते हैं। भाई हमें नहीं पता कि कौन है? बोले आई मेट अ नमन, मैं एक नमन से मिला, मैं एक नमन से मिला। तो नमन प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले हमने यूज क्या किया? आर्टिकल ए। लेकिन वो जो नमन है वो मेरे लिए अननोन है, जो स्पीकर है उसके लिए कैसा है? नमन, अननोन है। बात समझ में आ रही है? उसको मैं जानता नहीं हूं, तो मैंने कहा मैं एक नमन से मिला था, आई मेट अ नमन। लेकिन मैं अगर कहूं आई मेट नमन, इसका मतलब मैंने उस नमन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, तो मैं उस नमन के लिए नोन हूं। वो नमन को मैं जानता हूं और नमन मुझे जानता है। क्लियर है मेरी बात? आर्टिकल दा का यूज भी हम करते हैं किसी प्रॉपर नाउन से पहले जब हमको यूज करना है उसको कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा नमन इज गांधी जी ऑफ अवर क्लास। बोले नमन इज गांधी जी ऑफ अवर क्लास। यहां पर ये जो नमन है वो प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर ये जो नमन है वो प्रॉपर नाउन है भाई? नमन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर गांधी जी भी तो प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर गांधी जी भी तो प्रॉपर नाउन है। क्या हम उस गांधी जी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की, जो फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है हमारे, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, हम गांधी जी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये जो गांधी जी वाली क्वालिटी है वो किसके अंदर है? नमन के अंदर है। भाई गांधी जी कौन थे? सत्य अहिंसा के पुजारी थे। भाई नमन भी हमारी क्लास में ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता कभी। ये तो इसका मतलब नमन हमारी क्लास का कौन है? गांधी जी। तो यहां पर जब हम इस नमन को इस गांधी की क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो गांधी से पहले हम क्या लगाएंगे? दा का यूज करेंगे। बोले नमन इज द गांधी जी ऑफ अवर क्लास। यहाँ पर गांधी जी वो पर्टिकुलर नेम नहीं है, वहां पर गांधी जी पर्टिकुलर नेम नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे महात्मा गांधी इज अ गुड गाय, महात्मा गांधी एक अच्छे, महात्मा गांधी वाज अ गुड गाय, बहुत अच्छे इंसान थे,
तो वहां पर महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा हूं, तो महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, उससे पहले तो आर्टिकल दा का यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी प्रॉपर नाउन को यूज करता हूं एज अ कॉमन नाउन, तो वो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन क्लियर है? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, भाई किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है। उससे पहले इन जनरल आर्टिकल ए एन दा का यूज नहीं करते, सामान्यतः नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें उसको एज अ यूज करना है एज अ कॉमन नाउन, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं। अब ए एन आर्टिकल इंडेफिनिट होते हैं, द आर्टिकल डेफिनिट होता है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और आर्टिकल तो एक ऐसा शब्द है जो सारे के सारे टॉपिक में चलता रहेगा आपके साथ साथ। कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल मिलता रहेगा आपको। अननोन के लिए अननोन पर्सन है नहीं, इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर हमें किसी प्रॉपर नाउन को बताना है एज अ अननोन पर्सन, अगर हमें किसी प्रॉपर नाउन को ऐसे ट्रीट करना है कि मैं उसको नहीं जानता हूं, है जैसे मैंने कहा देयर इज अ नमन, बोले एक नमन है वेटिंग फॉर आउटसाइड, जो बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है, तो उस नमन को मैं नहीं जानता हूं। भाई एक नमन नाम का लड़का है, वो बाहर खड़ा है, जाके मिल लो उसको, कोई अगर जानता है तो हमारे लिए तो वो अननोन है, हमारे लिए तो वो अननोन हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने नमन से पहले क्या यूज किया था, ए यूज किया था। क्या यूज किया था, ए का यूज किया था। तो ए अगर आर्टिकल में किसी प्रॉपर नाउन से पहले लगाता हूं, तो वो जो बंदा है, वो जो प्रॉपर नाउन है, वो हमारे लिए अननोन है, और वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। बोले नमन कोई भी हो सकता है। भाई मैं आया बाहर से, मैंने कहा कि तुमको पता है एक लड़का बाहर खड़ा है, आपको एक लड़का बाहर खड़ा है, बात समझना। उस लड़के को मैंने नाम दे दिया नमन का, तो बोले एक नमन नाम का लड़का बाहर खड़ा है। तो मैं तो नहीं जानता उसको, लेकिन मैं अगर कहता देखना नमन बाहर खड़ा है, तुमको बुला रहा है, इसका मतलब मैं उसको जानता हूँ। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि एक नमन नाम का लड़का बाहर खड़ा है, तो मैं नहीं जानता उसको। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं, वो उनके बारे में भी मैं नहीं जानता कि आप में से कोई नमन को जानता है। लेकिन जब आप बाहर जाके देखेंगे, भाई नमन तो कोई भी हो सकता है, नमन नाम के व्यक्ति तो कई सारे हो सकते हैं नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो अननोन पर्सन है। किसको? हाँ, बिल्कुल पहचानेंगे। भाई पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे तो उसको देख के ना। लेकिन अगर हमें बताना है कि वो पर्सन अननोन है हमारे लिए, तब हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ठीक है। और कॉमन नाउन में अगर आर्टिकल दा का यूज कर लिया, तो वो क्वालिटी के बारे में बताता है। क्लियर है मेरी बात? चल आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है कॉमन नाउन। यहां तक कल की क्लास थी हमारी। ठीक है। कल की क्लास का ब्रशअप हुआ। कल हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन का मतलब क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉमन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन का मतलब होता है बीच का। होता है नहीं होता है? क्रिकेट खेले थे बचपन में, हैं? 11 प्लेयर होते हैं, बोले 5 एक साइड में हो जाओ, 5 एक साइड में हो जाओ। मुझे एक बच गया, बोले इसका क्या करेंगे भाई, एक काम करना भाई, तू दोनों साइड से खेलना। बीच का हो गया, बोले तेरे को बैटिंग भी मिलेगी और फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, तेरे को सारे काम करने पड़ेंगे, तेरे को दोनों साइड से तेरे को खेलने का मौका मिलेगा, दोनों साइड से तेरे को फील्डिंग करने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कॉमन का मतलब क्या होता है? बीच का। तो सबसे पहले इस कॉमन नाउन की डेफिनेशन को लिखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास ऑफ काइंड। सेम क्लास और काइंड। बात समझिए, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी, कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम। बोले कॉमन नाउन क्या होती है? बोले कॉमन नाउन एक कॉमन नेम होता है। कॉमन नाउन एक कॉमन नेम होता है जो दिया जाता है एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्थान को, हर एक वस्तु को, जो सेम क्लास और सेम काइंड के हो, जो सेम क्लास और सेम काइंड के हो। भाई इस संसार में जितने भी लड़के हैं, उनको हम लड़का कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मेरी बात को समझना, इस संसार में जितने भी लड़के हैं उनको हम लड़का कहते हैं, जितने भी डॉक्टर हैं उनको डॉक्टर कहते हैं नहीं कहते? जितने भी ड्राइवर हैं उनको ड्राइवर कहते हैं। अच्छा शिक्षकों की बात ले लो, भाई जहां भी शिक्षक पढ़ा रहा होगा उसको शिक्षक कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? टीचर कहते नहीं कहते हैं? तो टीचर कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। डॉक्टर कैसा नाउन हो गया? अच्छा बस में जो पैसे लेता है उसको कंडक्टर कहते हैं। अब हर एक बस में जो पैसे लेगा उसको कंडक्टर ही कहते हैं ना? ऐसा तो नहीं है एक बस में कंडक्टर कहें, एक में उसको डॉक्टर बोल दें। तो डॉक्टर, वो कंडक्टर कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो एक ऐसा क्लास, एक ऐसे
लोगों का समूह जिसको हमने एक नाम दे दिया है कॉमन। भाई लड़कियां हैं क्लास में तो हमने उसको गर्ल्स कह दिया, गर्ल्स कहा नहीं कहा, तो गर्ल कैसा नाउन हो गया? बोले कॉमन नाउन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक जैसा नाम दे दिया हमने सेम क्लास को, सेम काइंड को, मतलब एक जैसे लोगों को हम एक नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ध्यान से समझना, मैंने लिखा मिस्टर अभय हैज enrolled himself for English class। ठीक है, मिस्टर अभय हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर इंग्लिश क्लास है भाई। एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, अभय की जगह चेंज कर देता हूं मैं, मिस्टर नमन हैज ऑल्सो एनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर इंग्लिश क्लास। समझना मेरी बात, ये दो सेंटेंस लिखे मैंने छोटे छोटे भाई। ऊपर वाले सेंटेंस में एक नाउन लिखी है मिस्टर अभय, क्या लिखी है? मिस्टर अभय। दूसरे वाले सेंटेंस में एक नाउन लिखी है मिस्टर नमन। ये दोनों के दोनों नाम है, अलग अलग नाम है भाई। ये कैसे नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन। कैसे नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर नेम है। ये दोनों के दोनों किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर नेम है। इन दोनों ने एनरोल किया है इंग्लिश क्लास के लिए। इन दोनों ने किसके लिए एनरोल किया है? इंग्लिश क्लास के लिए। अब अगर मैंने इनको कोई नाम देना है तो क्या मैं इनको स्टूडेंट कह सकता हूं? कह सकता हूं नहीं कह सकता? ये दोनों कैसे नाउन है? बोले प्रॉपर नाउन है। ये दोनों के दोनों कैसे नाउन है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को कोई नाम देना है, आप लोगों के अपने अपने नाम है, अपने अपने नाम है, आप प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन आप केबीसी में पढ़ने आए हैं तो आप स्टूडेंट हैं। सबको मुझे अगर एक नाम से बुलाना है तो मैं आपको क्या कहूंगा? स्टूडेंट कहूंगा, है भाई। एक एक व्यक्ति का अगर मैं नाम लेता हूं, मान के चलो नमन है, अमन है, स्नेहा है, ठीक है, प्रिया है। मैंने कहा एक एक बच्चे का नाम लूंगा, मुझे क्लास से बाहर भेजना है। तो मैं एक एक बच्चे का नाम ना लेके मैं अगर कहता हूँ स्टूडेंट जरा क्लास के बाहर जाइए, तो आप सारे उठेंगे और बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मैंने आप सबको अपने एक नाम से बुला दिया, सेम क्लास से बुला दिया। क्या बुला दिया? स्टूडेंट। क्या बुला दिया भाई? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा नाउन हो गया? स्टूडेंट एक कॉमन नाउन हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम होता है, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो हमने सबको दे दिया है। एक ऐसा नाम होता है जो हमने सबको दे दिया है, जो सेम क्लास के हो, सेम काइंड के हो, सेम क्लास के हो, सेम काइंड के हो। विराट कोहली का नाम सबने सुना है भाई? रोहित शर्मा का नाम सुना है? चलो, रविंद्र जडेजा का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? ये अपने आप में कैसे नाउन है? ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मुझे इनको एक ही नाम से बुलाना है तो मैं इनको प्लेयर्स कह सकता हूं। प्लेयर्स कैसा नाउन हो गया भाई? खेलने वाले जितने भी लोग होंगे उनको क्या कहेंगे? खिलाड़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? खेलने वाले जितने भी लोग होंगे उनको क्या कहेंगे? खिलाड़ी कहेंगे। तो ये प्रॉपर नाउन हो गई, ये क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है भाई? चलो, कॉमन नाउन के बारे में एक छोटी सी बात और यहां लिख देता हूं इधर। इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो लोअर केस में लिखा जाता है। इसका जो इनिशियल लेटर होता है, कॉमन नाउन को जब भी हम लिखेंगे तो लोअर केस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या हो गया? स्मॉल लेटर। लोअर केस का मतलब क्या हो गया? स्मॉल लेटर। जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे किंग, ठीक, मैंने लिखा यहाँ पे फादर, कॉमन नाउन हो गया। मैंने लिखा यहाँ पे मदर, टीचर, ये कैसे नाउन है? बोले ये कॉमन नाउन है। इनका जो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा, इनिशियल लेटर होगा, वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर में होगा। कैसा होगा भाई? स्मॉल लेटर में। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है? दूसरा, इसके बारे में दूसरी बात, इसके बारे में दूसरी बात, बोले दूसरी बात क्या है? इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज हम करते हैं। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। आर्टिकल दा का यूज भी करते हैं कॉमन नाउन के साथ, लेकिन कब करते हैं वो सिनेरियो अलग है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, एक लड़का है तो अब बॉय कहूंगा कि नहीं कहूंगा? कहूंगा। अब एक राजा है तो अ किंग कहूंगा, कहूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यूज आर्टिकल विद कॉमन नाउन। यूज आर्टिकल विद कॉमन नाउन। मेरी बात क्लियर है? यूज आर्टिकल विद कॉमन नाउन, ठीक है भाई। आर्टिकल का यूज हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं। और कॉमन नाउन जो होती है ना, वो काउंटेबल होती है। कॉमन नाउन कैसी होती है?
काउंटेबल। कल बात करी थी ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती है, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती है। भाई एक लड़का है, एक लड़का इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, तो मैं लड़कों को गिन सकता हूँ कि नहीं गिन सकता? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रॉपर नाउन को मैं काउंट नहीं कर सकता भाई, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ये गुड़िया का नाम मान के चलो प्रिया है, तो ये प्रिया है, प्रियाज तो नहीं होगी भाई। 4-5 प्रिया बैठी है तो उनको मैंने क्या बुला दिया, बोले प्रियाज बैठी है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? तो कॉमन नाउन काउंटेबल होती है, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होती है। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर नाउन के साथ इन जनरल आर्टिकल का यूज नहीं करते। वहां भी अगर करते हैं तो वो कोई ना कोई दूसरा मीनिंग देता है। बोले दूसरा मीनिंग क्या देता है? कि वो आर्टिकल लगाने की वजह से कैसा बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। क्लियर है मेरी बात? कॉमन नाउन क्लियर है भाई? चल अगले टाइप के नाउन की तरफ बढ़ते हैं। अगले जो टाइप का है, तीसरा जो टाइप है उसका, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव जो वर्ड है वो बना है कलेक्शन से। किससे बना है भाई? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन का मतलब हुआ किसी चीज का ग्रुप। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का ग्रुप। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। अब ग्रुप की बात करें तो कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन क्या है भाई? नाउन की बात करेंगे तो नाउन तो नाम है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? बोले कलेक्टिव नाउन इज अ नेम। अच्छा, नेम किसका है? ग्रुप का। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है समूह। ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। सिमिलर टाइप का मतलब क्या हो गया? सिमिलर टाइप का मतलब हो गया एक जैसी। एक जैसी चीजों का अगर हम ग्रुप बना दें, एक जैसी चीजों का अगर हम ग्रुप बना दें और उस ग्रुप को हम नाम दे दें, उस ग्रुप को हम नाम दे दें, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसको क्या कहते हैं भाई? कलेक्टिव नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब स्टूडेंट हैं। आपका मैं अगर ग्रुप बना दूं, आप स्टूडेंट हैं, कॉमन नाउन है कि नहीं है? स्टूडेंट है, कॉमन नाउन है। अब इस कॉमन नाउन का मैं एक ग्रुप बना दूं तो मैं आपको क्या कह सकता हूं? कलेक्टिव नाउन तो कह सकता हूं, लेकिन नाम क्या दे सकता हूं मैं आपको? क्लास। क्या दे सकता हूं? क्लास। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर मैंने एक नाउन लिखी है क्लास। ये क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इसको मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कह सकता हूं नहीं भाई? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कह सकता हूं? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है मेरी बात? यहां पर आर्मी लिखा है। आर्मी किसका कलेक्शन होता है? सोल्जर्स का। आर्मी किसका कलेक्शन होता है? सोल्जर्स का। तो मैं इसको कह सकता हूं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। मैं इसको कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। है भाई? इस जूरी की बात करते हैं तो जूरी क्या होता है? जज। जूरी क्या होते हैं? जज। अब एक जज कॉमन नाउन होता है भाई। धरती पे जितने भी जज हैं, जितने भी निर्णय करने वाले हैं, उनको जज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जज कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। जज कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। अब इन जज को मुझे एक कलेक्शन में बांटना है, मतलब एक कलेक्शन में इकट्ठा करना है, एक ग्रुप में रखना है। इस जज को मुझे एक ग्रुप में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस जज को मुझे किस में रखना है? ग्रुप में। तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा? ज्यूरी। आप लोगों ने रियलिटी शो देखे हैं? डांस इंडिया डांस, वो सिंगिंग कंपटीशन, वो जो आते हैं, तो वहां पे एक जज का पैनल बैठा रहता है। 3-4 लोग, 5-7 लोग बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। अब उनको जज तो नहीं बोलेंगे, बोले एक जज बैठा है, दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है। उनको क्या नाम दे देंगे हम? बोले ज्यूरी। बोले ज्यूरी बैठी है सामने, तो ज्यूरी का मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ जजेस। अ ग्रुप ऑफ जजेस। अ ग्रुप ऑफ जजेस। मेरी बात समझ में आई? क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। अब भीड़ किसकी होती है? बोले लोगों की। भीड़ किसकी होती है? लोगों की। अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। ऐसे बहुत सारे नाउन है कलेक्टिव नाउन। मैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप उनको समझना। बहुत सारे नाउन है कलेक्टिव नाउन, उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप वहां से पढ़ लेना और समझ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है मेरी बात? बताओ इसके बारे में कोई डाउट है आपको? कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है। ठीक है, हाँ। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप कैसा होगा? सिमिलर टाइप का। उसमें सिमिलर टाइप के पर्सन होंगे, सिमिलर टाइप की थिंग होंगी, सिमिलर टाइप के उसमें एनिमल्स हो सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं भाई? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से सवाल कैसे पूछा जाता है? कलेक्टिव नाउन से जो सवाल पूछा जाता है पेपर में, वो कैसे पूछा जाता है? ठीक है, तो मैं एक सवाल लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना। द ज्यूरी
हैज हैव गिवन इट्स देयर वर्डिक्ट. द ज्यूरी हैज हैव गिवन इट्स देयर वर्डिक्ट. समझना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ. यहां पर ज्यूरी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन. यहां पर ये जो ज्यूरी है वो कैसा नाउन है? बोले ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. अब ये जो ज्यूरी है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं नहीं दिए हैं भाई? अब आप मुझे सोच के बताओ कि यहां पर इस ज्यूरी के साथ हैज लगाऊं, हैव लगाऊं, इट्स लगाऊं या देयर लगाऊं. भाई ऑप्शन कितने हैं? बोले दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया. चॉइस हो गई. बोले दो चॉइस दी है, दो चॉइस में भी दो दो ऑप्शन है, दो चॉइस में भी दो दो ऑप्शन है. तो इस ज्यूरी के अकॉर्डिंग मैं हैज लगाऊं, हैव लगाऊं, इट्स लगाऊं, देयर लगाऊं. ज्यूरी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. ज्यूरी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बोले ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन. सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. क्लियर है? बताओ. देयर. इस ज्यूरी के अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या लगाएं? देयर. ठीक है. चलो मैं लिखता हूं. मैं यहां हैज के साथ देयर का पेयर बनाता हूं, हैव के साथ देयर का पेयर बनाता हूं. ठीक है. हैज के साथ इट्स का पेयर बनाता हूं और हैव के साथ इट्स का पेयर बनाता हूं. इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करेंगे? समझना, मैं दूसरा सवाल लिखता हूं. द ज्यूरी हैज हैव डिवाइडेड इट्स देयर वर्डिक्ट. हाँ भाई. पहले वाले सेंटेंस की अगर बात करें, पहले वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला. पहला बेटर रहेगा. चलो, गुड़िया कह रही है पहला. ये आपकी ना बेसिक नॉलेज है. आप लोगों ने इंटर तक, ग्रेजुएशन तक, बहुत सारे ग्रेजुएशन करके आ गए हैं. ये बेसिक नॉलेज है. पैरेललिज्म का मतलब समझते हैं? पैरेललिज्म का मतलब होता है चीज़ों को समान रखना, चीज़ों को समान रखना. ये जो हैज है यहाँ पे, इस हैज की बात करूं तो ये सिंगुलर वर्ब होती है नहीं होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है. जब वर्ब सिंगुलर हो सकती है तो उसके साथ प्रोनाउन सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? भाई दे का पजेसिव केस होता है देयर, होता है नहीं होता है? दे का देयर होता है. दे प्लूरल होता है कि सिंगुलर? प्लूरल होता है. दे प्लूरल होता है. तो इस हैज के साथ ये देयर का पेयर तो बनेगा ही नहीं. तो ये तो पहले ही क्रॉस हो गया. दूसरी बात करें तो हैव अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है. इसके साथ इट्स का यूज नहीं करेंगे. इट्स का मतलब होता है इसका. इट्स का मतलब क्या होता है? इसका. तो इट्स भी तो सिंगुलर प्रोनाउन हो गया और वर्ब कैसी हो गई है? प्लूरल. तो इसका पेयर भी नहीं बनेगा. भाई एक चीज के साथ, सिंगुलर चीज के साथ आगे आने वाली चीजें भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, और प्लूरल के साथ आने वाली चीजें कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए. होनी चाहिए, होनी चाहिए. मेरी बात समझ में आई? अब इन दोनों सवालों में बचा क्या? एक तो हैव देयर बचा, एक हैज इट्स बचा. समझना मेरी बात को. यहां पर ये जो जूरी है कलेक्टिव नाउन है, अपना वर्डिक्ट दे रही है. क्या दे रही है? वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? निर्णय. यहां पर ये जो जूरी है वो अपना निर्णय दे रही है. दे रही है नहीं दे रही है? यहां पर ये जो जूरी है वो अपने वर्डिक्ट को डिवाइड कर रही है. यहां पर ये जो जूरी है वो अपने वर्डिक्ट को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. तो यहां पर दो सेंस बनते हैं. कलेक्टिव नाउन के दो सेंस होते हैं. पहला सेंस होता है जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड सेंस. क्या कहते हैं भाई? यूनाइटेड सेंस. ठीक है. और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइडेड सेंस. क्या कहते हैं? डिवाइडेड सेंस. इसको यूनाइटेड मैनर भी कह सकते हैं, डिवाइडेड मैनर भी कह सकते हैं. सेंस की बात करें तो समझ. ठीक है. यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा. यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा. और डिवाइडेड का मतलब होता है अलग अलग. होता है ना, डिवाइड करते हैं किसी चीज को, पार्ट्स में डिवाइड करते, भाज्य विभाज्य जो भी है. ठीक है. अब यूनाइटेड सेंस की अगर मैं बात करूं और डिवाइडेड सेंस की मैं बात करूं, यहां पर ये कलेक्टिव नाउन है. यहां पर ये कैसा नाउन है? अगर कोई कलेक्टिव नाउन मिलके किसी काम को करती है, अगर कोई कलेक्टिव नाउन मिलके किसी काम को करती है, इसका मतलब वो कलेक्टिव नाउन एक होके उस काम को कर रही है. कर रही है नहीं कर रही है? वो कलेक्टिव नाउन एक होके उस काम को कर रही है. तो जब कलेक्टिव नाउन एक होके उस काम को कर रही है तो उसके साथ प्लूरल लगाने की जरूरत है?
भाई किसी चीज की एक की बात करेंगे तो एक के साथ तो सिंगुलर आएगा। यहाँ पर ये जो ज्यूरी है इसने वर्डिक्ट दिया है, यहाँ पर वर्डिक्ट दिया है, मान के चलो 10 जजों का पैनल बैठा है, ठीक है, 10 जजों का क्या बैठा है, पैनल बैठा है, और सामने अपराधी खड़ा है। सामने कौन खड़ा है, अपराधी। उसने कोई भी क्राइम किया है तो वो उन जजों की नजर में को क्राइम है, तो सारे के सारे जो जज हैं उसको सजा देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो सब जजों ने मिलकर एक ही काम किया है कि नहीं किया है, क्या काम किया है, उसको सजा देने का। तो ज्यूरी ने उसको सजा दी है कि नहीं दी है, उस ज्यूरी ने क्या किया है, सजा दी है। इसका मतलब वो जो ज्यूरी ने इकट्ठे होकर उस काम को किया है, उसको सजा देने का काम किया है, उस ज्यूरी ने किया है कि नहीं किया है, मेरी बात को समझना। तो जब ज्यूरी ने उसको इकट्ठे होकर उस काम को किया है, उस सजा को देने का काम किया है, तो ज्यूरी कैसा हो गया भाई, सिंगुलर हो गया। ज्यूरी कैसा हो गया यहाँ पे, सिंगुलर हो गया। बिहेव कैसा कर रहा है ये, सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और इसके साथ प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। तो पहले वाले सेंटेंस में बात करी जाए तो तीसरा वाला ऑप्शन बेटर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, है भाई। अब डिवाइडेड सेंस की बात करते हैं। उसी ज्यूरी में वो जो क्रिमिनल खड़ा है उसका फूफा बैठा है। 10 लोगों के पैनल में वो जो एक फूफा बैठा है वो जज है, जो एक जज है वो उसका फूफा है। बोले किसका, क्रिमिनल का, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, बुआ के प्रेशर में आके वो जो फूफा है उसको बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब उसके 9 लोग तो कह रहे हैं कि ये इसने क्राइम किया है इसको सजा दो, और एक जो जज बैठा है वो कह रहा है कि इसने क्राइम नहीं किया है इसको सजा मत दो। तो उन दोनों के जो मत हैं आपस में डिवाइड हुए कि नहीं हुए, मतलब 10 लोगों के जो मत हैं वो डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए। अब डिवाइड हो गए मतलब 4 लोग तो कह रहे हैं कि इसने क्राइम नहीं किया है और 6 लोग कह रहे हैं इसने क्राइम किया है। तो वो दोनों मिलके एक काम इकट्ठा कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्यूरी है इसने अपने वर्डिक्ट को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब वर्डिक्ट डिवाइड हो जाएगा तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी, प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। ये कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट आज का, मेरी बात याद रखना, आज का कंसेप्ट क्या बना कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट बना कि अगर कलेक्टिव नाउन इकट्ठा मिलके किसी काम को करते हैं तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन उसी काम को अलग अलग करते हैं, कलेक्टिव नाउन उसी काम को अलग अलग करते हैं, डिवाइड सेंस में करते हैं, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, एक बार और देखो। ऑडियंस हैज हैव टेकन इट्स देयर सीट्स, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा ऑडियंस, चलो दूसरा बाद में लिखूंगा, पहले अगर दूसरा लिख दिया तो लॉजिक तो आप पहचान ही लेंगे। चलो बताओ, इस ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन होता है। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वालों का, ग्रुप ऑफ लिसनर्स, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स। बोले मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने ऑडियंस बैठी है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप कौन हो गए, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ लिसनर। तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ भाई, सुनने वाले लोगों का एक समूह, सुनने वाले लोगों का एक समूह। तो यहाँ पर ये जो ऑडियंस है वो कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन है भाई, कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब ये जो ऑडियंस है इसने अपनी अपनी सीट ले ली है, समझना। इस ऑडियंस को कैसे ट्रीट करेंगे हम, एक ट्रीट करेंगे कि एक से ज्यादा ट्रीट करेंगे, क्या वर्ब लगाएंगे, हैज हैव में से या इट्स देयर में से क्या प्रोनाउन लगाएंगे, हैव देयर, वेरी गुड। क्यों, वेरी गुड, क्योंकि ऑडियंस ने सीट अपनी अपनी ली है, पूरी ऑडियंस एक ही सीट पर नहीं बैठ गई है। जब उन्होंने अपनी अपनी सीट ली है तो ऑडियंस कैसी हो गई, कलेक्टिव नाउन कैसा बिहेव कर रहा है, अब प्लूरल बिहेव कर रहा है। तो इसके साथ पहला हैव आएगा और दूसरा देयर आएगा। सीट आएगा कि सीट्स आएगा, बोले सीट्स आएगा। भाई सीट तो एक हो गई, सीट तो एक हो गई, मेरी बात समझ में आई। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर मैं यहां लिख दूं, ऑडियंस हैज हैव कम टू द हॉल, यहां पर हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, यहाँ पर हैज लगाएंगे, वेरी गुड। हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑडियंस है वो एक ही काम कर रही है, वो हॉल में आ गई है, हैं। बोले ऑडियंस हॉल में आ गई है, गेट बंद कर दो। सारी ऑडियंस आ गई कि नहीं आ गई, इसका मतलब यहाँ पर सेंस कैसा हुआ, यूनाइटेड, है ना। कलेक्टिव नाउन दो सेंस में काम करती है, कलेक्टिव नाउन दो सेंस में काम करती है। पहला यूनाइटेड सेंस, अगर सेंस यूनाइटेड है तो उसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। आने वाले जो भी प्रोनाउन लगेंगे उसके साथ कैसे लगेंगे,
सिंगुलर। मेरी बात समझ में आई? कलेक्टिव नाउन इकट्ठे मिलके किसी काम को करती है तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। कलेक्टिव नाउन अगर उसी काम को अलग अलग करती है, मतलब उनके वो जो ओपिनियन है, उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। अब आप 5 लोग बैठे हैं, स्टूडेंट हो, ये क्लास है। अब इस क्लास को मैं ट्रिप पे लेके जाने की बात कर रहा हूँ। बोले आधे लोग कहेंगे आगरा चलते हैं, आधे कहेंगे मथुरा चलते हैं। इन दोनों के ओपिनियन कैसे हो गए, डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए? तो क्लास के साथ कैसा नाउन, कैसा वर्ब यूज करूंगा मैं? प्लूरल वर्ब करूंगा, नहीं करूंगा? लेकिन ये पूरी की पूरी क्लास अगर मुझसे कहती है कि आगरा चलते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो क्लास एक होके काम कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास कैसा नाउन है? बोले क्लास कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो एक ही काम कर रहे हैं, मिलके एक काम कर रहे हैं, इकट्ठा होके तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और मिलके वो अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब पूरी क्लास अलग अलग अपने ओपिनियन दे रही है, तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। क्लियर है? बात समझ में आई? तो कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट क्या बना? कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट बना कि अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में काम करती है, किस में काम करती है भाई? यूनाइटेड सेंस में, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड सेंस में काम करती है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। आने वाली सारी चीजें कैसी होंगी? प्लूरल होंगी। इसके साथ आने वाली सारी चीजें कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। ये कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट था। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? चलो, एक छोटा सा नाउन और बचा है, उसको थोड़ा 5 मिनट में डिस्कस कर देता हूँ, उसके बारे में फिर कल बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है 5 टाइप का। अब नाउन को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको नाउन की 2 कैटेगरी बताई थी, याद है? एक तो नाउन विजिबल होता है, एक नाउन नॉन विजिबल होता है। एक तो नाउन विजिबल होता है जिसको हम देख सकते हैं, एक नाउन नॉन विजिबल होता है। अब प्रॉपर नाउन को देख सकते हैं, कॉमन नाउन को देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को देख सकते हैं, तीनों नाउन को देख सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले मटेरियल नाउन और रह गया एक, समझना। मटेरियल नाउन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कल बात करेंगे। क्लियर? चलो, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ, है भाई। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन अ नेम ऑफ अ मटेरियल विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। भाई किसी भी पदार्थ को अगर आप लें तो उससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती हैं? जैसे मैं अगर पानी की बात करता हूँ, पानी किस चीज से मिलकर बना है? पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। साइंस के स्टूडेंट है, H2O से मिलकर बना होता है पानी, नहीं बना होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो वहां पे एक हाइड्रोजन पदार्थ लिया, एक ऑक्सीजन लिया, उससे मिलकर हमने क्या बनाया? पानी बनाया। बनाया नहीं बनाया? तो मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो मटेरियल होता है, मैटर ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, जिससे दूसरी चीजें बन सके। जैसे मटेरियल नाउन की बात करें तो गोल्ड मटेरियल है, पदार्थ है। सिल्वर, आयरन, वाटर, कॉटन, मिल्क पदार्थ है। शुगर पदार्थ है? तो मटेरियल नाउन कैसा नाउन होता है? बोले मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, और हमने उसको क्या दे दिया है? नाम दे दिया है। हमने उसको क्या दे दिया है? नाम दे दिया है। वी डू नॉट यूज आर्टिकल ए एंड द बिफोर मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन कैसे होते हैं? मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिन भी नहीं सकते। गोल्ड को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। सिल्वर को गिन सकते हैं? कॉटन को गिन सकते हैं? मिल्क को गिन सकते हैं, दूध को? शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इनको मेजर कर सकते हैं। भाई गोल्ड को कैरेट में मेजर करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड है। शुगर को किलो में, यूनिट्स में इसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो, आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ, आगे की बात कल करेंगे। ठीक? चलो, थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।